हेलो एवरीवन, मैं आदर्श शर्मा आया हूँ फिर से स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 8 को लेकर। ठीक है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 8, लेक्चर 8। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो फिर से रिमाइंडर दिला देता हूँ कि अभी हम यहाँ पे चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी स्ट्रेस सिस्टम के बारे में। कल मैंने आपको कल के लेक्चर में 7वें लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वो स्टेप्ड सेक्शन के बारे में बताया था, टैपर्ड सेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, यूनिफॉर्म सेक्शन के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कल मैंने कंपोजिट सेक्शन के बारे में बताया था कि इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन किस तरह निकालेंगे और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कंपोजिट सेक्शन के ऊपर। इससे कल मैं आपको कंपोजिट सेक्शन बताया था कि एक लोहा और एक पीतल को अगर एक ही में जोड़ दिया जा रहा है तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन या बाकी सारी चीज़ों को हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं यहाँ कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल आप ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि 500 मिलीमीटर लंबाई की ऊर्ध्वाधर संयुक्त छड़ पर 30 किलोन्यूटन का भार लटका है। संयुक्त छड़ दो छड़ों से बनी है जिनमें इस्पात की छड़ का व्यास 25 मिलीमीटर तथा पीतल की छड़ का व्यास 35 मिलीमीटर है। दोनों छड़ों में प्रतिबल ज्ञात करिए। यदि यंग्स ऑफ मॉड्यूलस स्टील का 2 × 10⁵ दिया है और जो आपका इस्पात है उसका 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला है कि एक डायग्राम में हमारा ऊपर से इसको क्या कर दिया गया, ऊपर से फिक्स कर दिया गया और नीचे की साइड हम लोड लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या है, इनमें दो मटेरियल्स को लगाया गया है, इनमें दो मटेरियल्स को लगाया गया है, तो समझ लीजिए। ठीक है, ये दो मटेरियल्स हो गए। ठीक है, ये जो पहला वाला मटेरियल हो गया, पहला वाला मटेरियल ये किसका हो गया, ये इस्पात का हो गया, ये इस्पात का हो गया। ये किसका हो गया, इस्पात का यानी स्टील का हो गया। पहला मटेरियल स्टील का हो गया और दूसरा मटेरियल किस चीज का लगाया गया, पीतल का लगाया गया है। ठीक है, पीतल का मतलब कॉपर बोल सकते हैं। ठीक है, कॉपर का लगाया गया है। ठीक है, तो अब बात आती है इस पे जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, इस पे जो लोड लग रहा है वो 30 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। और हमको दोनों में क्या पता करना है, दोनों में हमको क्या पता करना है, दोनों छड़ों में हमको प्रतिबल की वैल्यू पता करनी है। प्रतिबल की वैल्यू पता करनी है मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, स्ट्रेस पता करना है। स्ट्रेस यानी सिग्मा एस पता करना है और सिग्मा सी पता करना है। कॉपर के बारे में पता करना है और स्ट्रेस के बारे में, स्टील के बारे में पता करना है। हमको क्या क्या वैल्यू दे दी गई है, पहले उन वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दे दिया गया है, इसका जो डायमीटर होगा d1 हो जाएगा, इसका डायमीटर d2 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू दे दी गई है। d1 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, d1 की वैल्यू दे दी गई है, डायमीटर पहला जो दिया गया है 25 मिलीमीटर दिया गया है। दूसरा जो डायमीटर दे दिया गया वो क्या दे दिया गया, 35 मिलीमीटर। इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग है, यहाँ मैं साइड बना देता हूँ, टोटल इसकी लंबाई दे दी गई है 500 मिलीमीटर की दे दी गई है। 500 मिलीमीटर की इसकी लंबाई दी गई है। ठीक है, इसके लिए जो यंग्स मॉड्यूलस दिया, इसके लिए जो यंग मॉड्यूलस दिया है यस, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और इसके लिए जो ई का वैल्यू दे दिया गया है, ईसी की वैल्यू दे दी गई है 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दे दिया गया है। ठीक,
अब हमसे पूछा गया है कि इसमें स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करिए, मतलब सिग्मा एस ज्ञात करना है, सिग्मा सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया ज्ञात करते हैं। तो हम पहले ज्ञात करते हैं एरिया ज्ञात करते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रेस ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, π/4 मल्टीप्लाइड बाय डी का स्क्वायर। यहाँ पे डी का डायमीटर कितना दे दिया, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ठीक। कापा का हम किस तरह ज्ञात करेंगे, कापा का भी हम सेम इसी तरह करेंगे, π/4 × d स्क्वायर, इसका डायमीटर दिया है 35 का स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो पहली जो वैल्यू आएगी वो 491 आएगी, पहली वैल्यू आ रही है 491 mm का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू आ रही है 962.54। अब हमको क्या है, दो एरिया की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। A1 की वैल्यू मिल गई है, A2 की वैल्यू मिल गई है। तो अब जैसे कि हमने कल फार्मूला पढ़ा था, स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए। तो मैंने फार्मूला क्या पढ़ा था कि जो टोटल लोड होगा, जो टोटल लोड होता है, टोटल लोड जो P होता है, ये क्या होता है, σ1 A1 प्लस σ2 A2। हमने ये पढ़ा, ठीक है, σ1 A1 σ2 A2। अब σ1 का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। और मैंने इसमें आपको कल फार्मूला एक पढ़ाया रहा होगा, कल मैंने एक आपको फार्मूला बताया था कि P इक्वल टू, एक सेकंड, मेरे को पहले मैं देखूं कौन सा निकला है। ठीक है, फार्मूला यही फार्मूला मैंने कल आपको बताया था। एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था, एक फार्मूला मैंने आपको और बताया रहा होगा, वो फार्मूला था σ1 अपॉन E1 इक्वल टू σ2 अपॉन, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। तो इस फार्मूले में क्या बोला था कि अगर आपको σ1 ज्ञात करना है तो σ2 अपॉन E2, या फिर इस तरह आप कर सकते हैं, E1 अपॉन E2 मल्टीप्लाइड बाई σ2, ठीक है। इस तरह भी आप ज्ञात कर सकते थे। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। σ2 यही छोड़ देंगे, σ1 की वैल्यू हमको पता है, तो ये σ1 की वैल्यू आ जाएगी। σ1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। P की वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, तो कब मैंने आपको बताया था, तो कुछ करना नहीं है इसमें। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से ठीक है। इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को लिख दीजिए, P की वैल्यू कितनी है, 30 किलोन्यूटन। 30 किलोन्यूटन को हम क्या करेंगे, ये P का वैल्यू है, लोड है। 30 किलोन्यूटन को हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे क्योंकि सारी यूनिट की जैसी। तो क्या लिख सकते हैं, 30 × 10 टू द पावर 3। उसके बाद σ1 A1, σ1 की वैल्यू ये है, σ1 की वैल्यू ये है, E1 और E2 की वैल्यू दे दी गई है, E1 और E2। तो E1 E2 आप मत लिखिए, E1 E2 आप मत लिखिए, आप इसको इस तरह कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, सिग्मा S और C, ये C और इसको S कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है ये आपका सिग्मा S हो गया, ये सिग्मा C हो गया, ये आपका सिग्मा S, सिग्मा C हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। उसके बाद बात आती है ये दोनों वैल्यू, यहाँ से हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं काफी आराम से, ठीक है।
पहली वैल्यू जो दी गई है 2 × 10 टू द पावर 5 पे दी गई है और दूसरी वैल्यू 1.1 × 10 टू द पावर 5 पे दी गई है। फिर उसके बाद आता है AC का वैल्यू पुट करने के लिए, इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए इस वाले फार्मूले में, ठीक है। इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया आपका। अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, ये P की वैल्यू मैंने रख दी, ये सिग्मा S की वैल्यू ये रख दी इनटू सिग्मा C को हम क्या करेंगे, सिग्मा C को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये अभी मैंने सिग्मा S की जगह लिखा, अब मल्टीप्लाइड बाय AS की वैल्यू क्या दी गई है, AS की वैल्यू 491 है, 491 है, ठीक। ये चीजें हो गई। अब उसके बाद ये मेरा भी सिर्फ फर्स्ट टर्म हुआ, ये वाला टर्म हुआ प्लस सिग्मा C की जगह हमको कुछ भी नहीं लिखना है, सिग्मा C हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय AC की वैल्यू कितनी दी गई है 962.5, ठीक। अब हमको करना क्या है, हमको ये वैल्यू पता है, हमको ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, सारी चीजें दी गई है। हम यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा C को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके ऐसे तो नहीं दिखा सकता हूँ पूरा, इसलिए ये आपको खुद सॉल्व करना होगा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को क्या करता हूँ, थोड़ा इजी कर सकता हूँ। पहला इसको लिख सकते हैं 3 × 10 टू द पावर 4, ठीक। ये 10 टू पावर 5 से 10 टू पावर 5 कट गया, ठीक है। 10 टू पावर 5 से 10 टू पावर 5 कट जाएगा। यहाँ पे हम दोनों में क्या करते हैं, सिग्मा C कॉमन ले लेते हैं, दोनों में हम सिग्मा C कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/11, मैं एक जीरो को ऊपर कर दिया हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 491 प्लस 962.52, ठीक। सिग्मा C को निकालना है, क्या करेंगे 3 × 10 टू द पावर 4 अपान में इस वैल्यू को रख देंगे, ठीक। अपान में हमने इस वैल्यू को रख दिया। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप सिग्मा C की वैल्यू को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस वैल्यू को बता देता हूं, सिग्मा C की जो वैल्यू आई है सिग्मा C की जो वैल्यू आई है 16.171 न्यूटन पर mm²। अब जब सिग्मा C की वैल्यू आ गई, जब हमको सिग्मा C की वैल्यू पता हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास सिग्मा C की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू पता है, AS की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिग्मा S की वैल्यू को हम काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज करता हूँ और आपको बाकी का वैल्यू बताता हूँ। क्वेश्चन 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन 1 में आगे P के जगह हम क्या लिख देंगे 3 × 10 टू द पावर 4, ठीक है। सिग्मा S हमको फाइंड करना है, इसलिए सिग्मा S को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। AS की वैल्यू कितनी थी 491, सिग्मा C का वैल्यू आया है 16.171 इनटू AC की वैल्यू कितनी है 962. ठीक, हमको क्या फाइंड करना है, हमको सिग्मा C फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक, आ जाइए ऐसे करते हैं 491 सिग्मा S इक्वल टू इस वैल्यू को ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक, यहां से
हैं सिग्मा एस इक्वल टू 3 × 10⁴ माइनस ठीक, ये क्या वैल्यू आ जाएगा 492 अपॉन में जाएगा। यहाँ से हमको सिग्मा एस का वैल्यू मिल जाएगा। सिग्मा एस की वैल्यू आएगी 29.40। ये आपको पता होगा, ये दोनों चीजें आपको पता होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल काफी इजी है, न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बट ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। और जो फार्मूले है, फार्मूले तो मैंने आपको कल बता दिया था, फार्मूला में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो सके। ठीक है, फार्मूला काफी ज्यादा इजी है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक को आज हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, सॉरी वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, इरेज करते हैं। चलिए आते हैं लास्ट टॉपिक पे। जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का लास्ट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस। थर्मल या टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक है, ये बोलते हैं हम तापीय प्रतिबल। तापीय प्रतिबल तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में इसका यूज ना होता है। तो आप जानते हैं जितने भी टाइप्स के मटेरियल होते हैं, अगर हम उनको गर्म करते हैं या उनको हम ठंडा करते हैं तो कुछ ना कुछ वो इफेक्ट दिखाते हैं। गर्म करने पे हो सके उनकी लंबाई बढ़ जाए, या हो सके कुछ ऐसे मटेरियल्स हो जैसे प्लास्टिक होते हैं या और ऐसे मटेरियल होते हैं जो श्रंक कर जाते हैं, जो सिकुड़ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ अगर सिर्फ मेटल्स की बात करें, सिर्फ मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, हम जब उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं, क्या होती है उनकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन अगर उनको कूल हम लोग करते हैं, उनको ज़्यादा ठंडा करते हैं तो उनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है कि थर्मल स्ट्रेस होता क्या है। तो हम जानते हैं कि तापमान परिवर्तन में क्या होता है, अगर कोई वस्तु क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, स्वतंत्र रखी हुई है। जैसे कि ये डस्टर है, ये डस्टर ऐसे स्वतंत्र रखा हुआ है और इस पर टेम्परेचर लग रहा है, तो ये क्या है, एक्सपेंड करने के लिए फ्री है, ये बढ़ने के लिए फ्री है, ये आराम से बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसी डस्टर को हम इस तरह पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इस पर टेम्परेचर लगाते हैं तो ये क्या कर रहा है, बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बढ़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि हमने इसको पकड़ लिया है दोनों साइड से। तो टेम्परेचर इस पे लग रहा है, ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है और मैं इसको दोनों साइड से पकड़ा हूँ, बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और ये जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये क्या स्ट्रेस क्या कहलाता है, हमारा थर्मल स्ट्रेस या तापीय स्ट्रेस कहलाता है। आइए एग्जांपल बताते हैं। ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं। हम नीचे से क्या कर रहे हैं, नीचे से हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे से हम इस बॉडी में क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बॉडी क्या है, ये बॉडी किसी भी तरफ से फिक्स नहीं है, तो ये बॉडी क्या होगा, एक्सपेंड करने के लिए फ्री है। ये बॉडी कैसा है, फ्री टू एक्सपेंड। ये बॉडी कैसा है, फ्री टू एक्सपेंड। ये बॉडी कैसा है, फ्री टू एक्सपेंड। मतलब इस बॉडी पे जो हम हीट दे रहे हैं, हीट की वजह से क्या है, ये काफी आसानी से अपना बॉडी ये क्या कर सकता है, अपना बॉडी ये एक्सपेंड कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। या तो इस डायरेक्शन में इसको एक्सपेंड करना हो, या तो इस डायरेक्शन में इसको एक्सपेंड करना हो। ये क्या करेगा, ये किसी भी प्रकार के से एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अगर बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट ना लगा, किसी भी प्रकार का कोई फिक्स सपोर्ट ना लगा हो, या बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई लोड ना लगा हो, ठीक है ना, तो इस पे क्या होगा, ये एक्सपेंशन इसमें हो जाएगा। फ्री टू एक्सपेंड है, मतलब एक्सपेंशन होगा इसमें। क्या
क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन अकर्स। इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन अकर हो जाएगा। तो इस बॉडी पे क्या हो रहा है, हम हीट दिए, ये बॉडी एक्सपेंड कर गई। तो इस तरह के केस में क्या हो रहा है, इसको आप मान लीजिए क्या है, केस बन रहा है, केस बन रहा है। तो इस बॉडी पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में नो स्ट्रेस जनरेट, इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं जनरेट हो रहा है, नो स्ट्रेस जनरेट। स्ट्रेस क्यों नहीं जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस इसलिए नहीं जनरेट हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस क्या है, इंटरनल इफेक्ट होता है बॉडी का, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग या स्ट्रेस इज फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है ना। तो इस बॉडी में क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार से कुछ एक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये बॉडी फ्री है मूव होने के लिए, ठीक है। अब केस दूसरे पे आ जाते हैं, केस 2। ये क्या है, केस 2 में हम क्या करते हैं, केस 2 में हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिक्स सपोर्ट लगा देते हैं। ये कोई बॉडी है, हम बॉडी पे क्या किए, दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट लगा दिए, बॉडी को फिक्स कर दिए दोनों तरफ, बॉडी को फिक्स कर दिए दोनों तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सपेंड क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो फिक्स सपोर्ट है ये भी क्या कर रहा है, अपोजिट, ये इसकी अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड का क्या कर रहा है, फोर्स लगाएगा, ये सेम मैग्नीट्यूड का क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, और ये एक्सपेंड होने से क्या करेगा, रोकेगा। तो इस केस में क्या कर रहा है, ये जो फोर्स या ये जो लोड लग रहा है ये किसी न किसी एक एरिया पे लग रहा है। तो फोर्स और लोड जब इस पे लग रहा है किसी न किसी एरिया पे, तो क्या हो रहा है, ये बॉडी एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेस जनरेट कर रही है। इस तरीके के केस में क्या होता है, एक्सपेंशन जो होता है वो अकर नहीं होता है, ठीक है, एक्सपेंशन डज नॉट अकर। तो इस तरह के बॉडी केस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बॉडी बढ़ने की कोशिश कर रही है और हम यहाँ से इसको क्या कर देना, इसको रोक दे रहे हैं। तो ये बॉडी क्या कर रहा है, बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो जब ये बॉडी बढ़ नहीं पा रहा है तो बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके के केस है, यही आपका क्या है, थर्मल स्ट्रेस है। थर्मल स्ट्रेस के बारे में और कुछ भी नहीं है, एक फार्मूला है छोटा सा, इस फार्मूले के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फार्मूला पे आते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक, एल इंटू डेल्टा टी। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला होता है। अगर आप यहाँ से डेल्टा एल निकालना चाहेंगे, अगर आप यहाँ से डेल्टा एल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, एल इंटू अल्फा इंटू ये हमारा क्या, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला होता है, जिसमें अल्फा को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल या फिर टेंपरेचर स्ट्रेस।
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल आउटकम स्ट्रेस, ठीक है। डेल्टा एल क्या है? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट आप देखिए, ये डिक्रीज भी हो सकता है, तो आप चेंज इन लेंथ लीजिए। लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन। और एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा क्या है? डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर चेंज। तो ये कुछ थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला होता है कि जिसमें हम कुछ इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि लेंथ की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, ठीक है, लेंथ की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, डेल्टा एल जितनी बढ़ेगी, अल्फा की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो इसकी भी वैल्यू, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करिए। और अगर आप इसमें स्ट्रेन देखना चाहते हैं कि स्ट्रेन क्या हो रहा है, तो उसका भी एक फार्मूला है, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल होता है। एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल होता है। डेल्टा एल का फार्मूला ये है, ठीक है, क्या? एल इंटू अल्फा इंटू, ये इसका फार्मूला है। और यल से यल कट गया, यहाँ पे एप्सिलॉन का जो हमारा फार्मूला है वो है अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर। दूसरा फार्मूला ये, आप इसको भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट चैप्टर था, थर्मल स्ट्रेस। इस तरह से आपका थर्मल स्ट्रेस खत्म होता है। एक दो न्यूमेरिकल थर्मल स्ट्रेस पे भी है, लेकिन वो लगवाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आपके सिलेबस में भी बस एक ही टॉपिक दिया था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं बता देता हूँ, कहीं काम आ जाए। तो इसके पहले जो मैंने न्यूमेरिकल लगाया है वो भी आपके सिलेबस में एक तरह से समझिए कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर 2 खत्म होता है। टोटल 8 लेक्चर में 2 चैप्टर्स आपके खत्म हो गए हैं। जो तीसरा चैप्टर है एसएफडी बीएमडी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर को मैं बताने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके इंट्रोडक्शन में आप सारे लोग जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें आप लोग कैलसी लेके आप बैठिएगा, ठीक है। कोई सा भी कैलकुलेटर जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर 81 का ले लीजिएगा, या 100 का ले लीजिएगा, या 991 का भी आप यूज कर सकते हैं अभी के लिए, लेकिन एग्जाम में कोई अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसको यूज करिएगा, क्योंकि पहले मैं आपको कैलसी चलाना सिखाऊंगा कि कैलसी में क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें की ऑपरेट की जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फिर आपको हम मिलते हैं लेक्चर, अगले अपने लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।